दोस्तों, आज जिंदगीनामा प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसी महान शख्सियत हैं जिन्होंने इतिहास अपने नाम किया। जब ये दौड़ा करते थे तो इनके कदम हवा से बातें करते थे। इसी कारण दुनिया ने इन्हें नाम दिया फ्लाइंग सिख। हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी एथलीट पद्मश्री मिल्खा सिंह जी की। मिल्खा सिंह का जन्म सन 1932 में लायलपुर, पाकिस्तान में हुआ। भारत पाकिस्तान बंटवारे के कत्लेआम से बचते बचाते, छिपते छिपाते ये भारत आए, लेकिन पार्टीशन के वक्त हुए दंगों ने इनसे इनके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार सब छीन लिए। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मुसीबतों और चुनौतियों से लड़ते, मुकाबला करते हुए इन्होंने आगे बढ़कर भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। सन 1953 में मिल्खा सिंह भारतीय सेना में भर्ती हुए। वहीं पर क्रॉस कंट्री में दौड़कर इन्होंने दिखा दिया कि ये सबको पीछे छोड़ आगे निकल जाएंगे और भारत का नाम बुलंदियों पर ले जाएंगे। आज हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि आज जिंदगीनामा में हमारे साथ हैं लेजेंडरी एथलीट फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगीनामा प्रोग्राम में। मुझे बहुत खुशी है कि ऑल इंडिया रेडियो वाले यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो मैं जो ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं सबको नमस्कार और मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। बात यह है कि जब से फिल्म आई है भाग मिल्खा भाग, तब से लोग दीवाने हैं और मेरे मैनेजर के पास करीबन कोई 100 लेटर रोज़ का आता है, मगर अब मेरा हर फंक्शन पे जाना नामुमकिन बात है। उसकी वजह यह है कि एक तो एज है, 92 में जा रहा हूँ, दूसरा कुछ बैक एक भी रहती है, कुछ नज़र भी कमज़ोर हो गई है और याददाश्त भी कुछ कम हो गई है। मगर फिर भी मैंने अपने मैनेजर से कह के रखा हुआ है कि जो 100-200 लेटर रोज़ का आता है उसमें से अब बाहर जाना, ट्रैवल करना तो मुश्किल होता है, क्योंकि अब अगर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या कनाडा, वहाँ पे तो मैंने बिल्कुल जाना छोड़ दिया है। वहाँ से भी बहुत से लेटर आते हैं, बहुत सी लोगों के पास ही आते हैं। मगर फिर भी मैंने मैनेजर से कह रखा है कि महीने के अंदर 3 या 4 फंक्शन एक्सेप्ट करो जहाँ पे मुझे ज़्यादा ना ट्रैवल करना पड़े, नंबर 1। दूसरी बात, ऐसे फंक्शन एक्सेप्ट करो जहाँ पे यंग बच्चे हों, नौजवान बच्चे हों। हो सकता है कि मिल्खा सिंह के जाने से वो मिल्खा सिंह को देख के उन बच्चों को चिंगारी लग जाए और वो आगे बढ़ जाएं और आगे बढ़ के देश का तिरंगा झंडा ऊंचा कर दें, तो इससे बड़ी बात कोई और हो नहीं सकती। तो मैं उनसे कहता रहता हूं कि ये चीज़ें जो हैं आपने ज़रूर करनी है। जी मिल्खा सिंह जी, अब बात करते हैं आपके बचपन की। तो बचपन के दिन किस तरह से गुजरे? कभी याद आते हैं वो दिन आपको? बचपन के दिन जब मुझे याद आते हैं तो मैं बहुत रोता हूँ। पूछिए क्यों? क्योंकि आपको तो मालूम नहीं है, जो पार्टीशन हुआ है, पार्टीशन के अंदर मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई मेरी आंखों के सामने मारे गए। जो हुआ आप लोगों को, क्योंकि आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, तो आप लोगों को तो पता नहीं है, मगर मैंने हर एक चीज़ आंखों से देखी है। बात यह है कि जो हमारे गांव वाले थे उनको ये मालूम ही नहीं था कि इंडिया और पाकिस्तान ये क्या बन रहा है, क्योंकि हमारा गांव जो था बहुत बैकवर्ड एरिया के अंदर था। वहाँ पे 2 सरदारों के गांव थे, मगर उनको इस चीज़ का कुछ इल्म नहीं था। क्योंकि मैं जब स्कूल जाता था पढ़ने के लिए तो मेरे गांव से सिटी का स्कूल जो था वो 10 किलोमीटर था। 10 किलोमीटर में रोज़ जाता था नंगे पाँव और 10 किलोमीटर आता था वापस। और रास्ते के अंदर रेत के टिब्बे हुआ करते थे, रास्ते के अंदर 2 नहरें पार करके मैं जाया करता था। तो जब ये पार्टीशन की बातें होने लगीं, तो जब मैं सिटी के स्कूल में जाता था, जब मैं वापस आता गाँव में, तो मैं आके बताता था कि भाई ये क्या इंडिया और पाकिस्तान बन रहा है, हमें अपना गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। तो लोग सोचते थे ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे याद है कि हमारे गांव के पास एक और सरदार और हिंदुओं का गांव था, वो भी अपना गांव छोड़ के करीबन कोई 2-2.5 किलोमीटर पे वो था, वो भी हमारे गांव के अंदर आ गए। और जो गुरुद्वारा था, गुरुद्वारे के अंदर हम सब लेडीज जो थीं वो गुरुद्वारे के अंदर रह रही थी। लंगर वहीं पकता था, वहीं पे रोटियाँ सबको सर्व की जाती थी। तो जो पड़ोसी मुसलमान थे हमारे गांव के आसपास, वो हमें कुछ नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि हम उनकी मैरिजेज में जाते थे, वो हमारी मैरिजेज में आते थे।
तो जैसे भाई रहते हैं इस तरह से वो आपस में हम रहते थे। जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो आपके आस पड़ोस वाले मुस्लिम थे वो लोग नहीं चाहते थे कि आप गांव छोड़कर जाएं, तो वो कौन से लोग थे जिन्होंने इस तरह के हालात पैदा किए, मजबूर किया कि आप अपना गांव छोड़ दें? बाहर के जो मुसलमान आए उन लोगों ने ये चीज़ आके उठाई कि देखो जी ये गाड़ियाँ वहाँ से कटी हुई आ रही हैं, यहाँ से कटी हुई जा रही हैं, आपने इनको क्यों पनाह दे रखी है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी इंसान, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है या ईसाई है, कोई अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहता। तो बात ये थी कि उन लोगों ने हमें ये मैसेज दिया, जो बाहर के कबायली मुसलमान आए, उन लोगों ने कहा कि आप मुसलमान बन जाओ, हम आपको छोड़ देंगे, आप यहाँ पे रह जाइए। तो ये चीज़ किसी को मंजूर नहीं थी, कोई भी इस चीज़ को मानने वाला नहीं था। गुरुद्वारे में मीटिंग हुई और मीटिंग के अंदर कहा गया कि जी हम तो मुसलमान नहीं बनेंगे और ना ही हम अपना गांव छोड़ेंगे। मुझे याद है क्योंकि मेरी 16-17 साल की उम्र थी, तो मुझे तो हर एक चीज़ याद है। गलियों पे खड़े होकर हमने पहरा दिया हुआ है। तो वो मैं आपको ये बताने लगा था कि वहाँ पे जो लोग मारे गए, क्योंकि यहाँ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना की आपस में लड़ाई चल रही थी, वो तो अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे थे, मगर जो मारा गया वो गरीब आदमी मारा गया वहाँ पे। तो मुझे इस बात का दुख है, वो सीन मैं कभी भूल नहीं सकता। मुझे जब याद आता है तो हमेशा मेरी आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं। मेरे माँ बाप मेरी आंखों के सामने कत्ल किए गए। और आपको दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो फिल्म बनी है भाग मिल्खा भाग, मेरे फादर के ये लफ्ज़ थे कि मिल्खा भाग यहाँ से, जैसे हम मर रहे हैं ये तुझे भी मार देंगे। तो मैं भाग के जंगल में छुप गया। तो जब ये स्टोरी लेने के लिए आए डायरेक्टर सारे बॉम्बे से, तो ये चीज़ जब उन्होंने पूछी मेरे से, जैसे आपने पूछा इसी तरह से उन लोगों ने पूछा, तो मैंने बताया ये मेरे माँ बाप के लफ्ज़ थे कि भाग मिल्खा भाग, यहाँ से निकल जा, तुझे भी मार दे। तो मुझे बचपन सारा जो जब याद आता है तो आंखों में आंसू आते हैं। जी बिल्कुल, देश के विभाजन का दर्द आपने बहुत सहा। आज तक वो दर्द कहीं ना कहीं आपकी आंखों में आंसू ला देता है। मिल्खा सिंह जी, आपको पाकिस्तान से जिन हालातों के चलते अपना घर, अपना गांव छोड़ना पड़ा, भारत में आना पड़ा, और फिर उसके बाद आप भारतीय सेना में भर्ती हुए, तो उस भयानक हादसे के बावजूद, जिस हादसे ने आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार आपसे छीन लिए, उसके बावजूद आपने अपना जो हौसला है वो मजबूत किया और भारतीय सेना में भर्ती हुए। तो भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए किसने आपको प्रेरित किया? हाँ, ये बात जो आपने पूछी है सही है कि जब मैं पार्टीशन के बाद जितने भी रेफ्यूजीज थे वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर आके लैंड किया करते थे। एक नई दिल्ली है, एक पुरानी दिल्ली है। पुरानी दिल्ली प्लेटफॉर्म पे मैं पहुंचा, गाड़ी आई, वहां पे रुकी, गाड़ी खून से भरी हुई थी, मुझे याद है। और प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे मैं रह रहा था वहां पे सारे रेफ्यूजीज पड़े हुए थे। ना तो वहाँ पे सोने के लिए जगह थी, ना पीने के लिए पानी था, ना रोटी खाने के लिए थी। सब आदमी चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, किसी की बहन मर गई, किसी का भाई मर गया, किसी का माँ मर गई, किसी का बाप मर गया। तो सारे रेफ्यूजीज वहाँ पे लैंड करते थे। तो अब इंसान सोचता है कि भाई कितनी बार बैठ के रोते रहेंगे। तो फिर मुझे वहाँ पे 3-4 लड़के हम उम्र, जो मेरी उम्र के लड़के थे, 17-18 साल के लड़के, वो मुझे मिल गए। तो सब ने ये सोचा कि भाई अब कुछ ना कुछ तो करना है लाइफ के अंदर, क्योंकि जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आप लैंड करते थे तो वो आपके घर का पता लिखते थे, कहाँ से आए हो, और कोई आपका रिश्तेदार यहाँ पे या ये वो सारी चीज़ें पूछते थे, हमें लिखाना पड़ता था वहाँ पे। मेरा नाम मिल्खा सिंह है, मेरा गांव गोबिंदपुरा है, पाकिस्तान मुल्तान के पास था, मैं वहाँ से आया हूँ। वो सारी चीज़ मैंने वहाँ पे लिखाई। तो वो रोज़ पुकारते रहते थे कि फलाने का रिश्तेदार है यहाँ पे, ये है वो है, अगर किसी को खबर चले तो वो आके पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आके मिल लें। तो अब जो क्वेश्चन आपने किया है कि आर्मी में हम कैसे गए, क्या हुआ, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम 3-4 लड़के जो थे हम उम्र, तो हमें पता चला कि रिक्रूटिंग ऑफिस जो है वो लाल किला जहाँ पे है, लाल किले के पास में आर्मी का रिक्रूटिंग ऑफिस है, तो वहाँ पे भर्ती के लिए ट्राई की जाए। तो हम तीनों गए। अब 50 पोस्टें निकली हैं, तो सारा रेफ्यूजी जितने भी लोग थे आए हुए पाकिस्तान से, वो सारे वहाँ पहुँचे हुए हैं। 50 पोस्टों के लिए 5000 आदमी पहुँचा हुआ है। अब आप सोच लीजिए कि 50 पोस्टें हैं, 5000 आदमी है। फिजिकली तो मैं फिट था, उन्होंने चेस्ट मेरी देखी ठीक थी, हाइट मेरी देखी ठीक थी, वेट मेरा देखा ठीक था, टेस्ट जो उन्होंने कहे वो हमने पूरे कर दिए। तो मैंने 2-3 बार ट्राई की तो सिलेक्ट नहीं हुआ। फिर मेरे एक भाई थे जो बच के आए थे, वो ब्रिटिश आर्मी में थे। तो मैंने उन्हें कहा, मेरे से बड़े थे,
तो मैंने उनसे कहा भाई अब मेरी तो पढ़ाई भी नहीं है, छूट गई है, कोई काम भी नहीं है, मैं जेल भी चला गया हूँ, बगैर टिकट पकड़ा गया था, जेल भी चला गया, तो आप मुझे अगर आर्मी में करा सकते हो तो करा दो। फिर उसने, मेरे भाई ने, उनके साथ एक आदमी था, उसको कह के फिर जाके मैं सिलेक्ट हुआ और आर्मी में चला गया। तो आर्मी में जाने के बाद ही मिल्खा सिंह को पता चला कि 400 मीटर क्या होता है, ओलंपिक गेम्स क्या होती हैं, एशियन गेम्स क्या होती हैं। इन चीज़ों का, इसका क्रेडिट जो जाता है वो आर्मी को जाता है। उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने मुझे दौड़ना सिखलाया। जी, जिस तरह से आपने बताया कि आर्मी में जाकर ही आपको पता चला कि एशियन गेम्स क्या होती हैं, ओलंपिक गेम्स क्या होती हैं, तो सेना में कौन से ऐसे शख्स थे जिन्होंने आपको दौड़ने के लिए प्रेरित किया और आपका करियर जो है वो बतौर एथलीट शुरू हुआ? वो ऐसे है कि जब मैं आर्मी में रिक्रूट भर्ती होकर, रिक्रूट जाते हैं ना पहले, तो वहाँ पे जब मैं भर्ती होकर सिकंदराबाद पहुँचा तो वो जाते ही आपको किट वगैरह इशू करते हैं, शूज़ एंड बक्सा भी देते हैं, फिर वो यूनिफॉर्म भी देते हैं, हर एक चीज़ आपको दी जाती है। तो 15 दिन के बाद रोल कॉल होती है। रोल कॉल कहते हैं कि आर्मी के नौजवान जो हैं रात को एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे उनको नेक्स्ट डे का प्रोग्राम बताया जाता है। जो भी नई चीज़ होने वाली होती वो वहाँ पे रोल कॉल के अंदर अनाउंस करते हैं वहाँ पे। तो 15 दिन के बाद रोल कॉल तो रोज़ ही होती है शाम को, मगर उस दिन ये अनाउंस हुआ कि कल 5 मील की, उस टाइम हमारे ज़माने में मील हुआ करते थे, आजकल तो किलोमीटर्स हो गए हैं ना भाई, कल 5 मील की क्रॉस कंट्री होगी और उस क्रॉस कंट्री के अंदर ये 300-400 जवान दौड़ेंगे और उसमें से जो 10 नौजवान पहले आएंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा और उनको फर्दर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हुआ ये कि वो जब रात को वापस बैरक में गए, बैरक जो होती है उसमें सब एक साथ रहते हैं, चाहे कोई बंगाली है, मद्रासी है, बिहारी है, पंजाबी है, किसी भी स्टेट का कोई रहने वाला है, वो बैरक एक ही होती है सबके लिए। तो उसमें हम करीबन कोई 30-40 जवान रह रहे थे। 20 चारपाई इस तरफ होती हैं, 20 इस तरफ होती हैं, तो बीच में रास्ता होता है चलने का। तो अब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं भी कल दौड़ है, मैं भी दौड़ूंगा, मैं भी दौड़ूंगा, मैं भी दौड़ूंगा। तो वो जब दौड़ शुरू हुई सुबह, वो लाइन पे खड़े हो गए, हम बिसल बजी, उससे पहले उन्होंने अनाउंस किया 5 मील की क्रॉस कंट्री थी, अब करीबन कोई 6-7 किलोमीटर होगा। तो उन्होंने कहा भी आधे रास्ते पे जाके वहाँ पे आपको पर्ची मिलेगी और वहाँ से वो पर्ची लेके आपने वापस आनी है। तो मुझे याद है कि भाई हम तेज़ दौड़े, पीछे से और भी सब नौजवान दौड़े, मेरा पेट पकड़ा गया, फिर मैं बैठ गया, फिर मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। ये क्रेडिट सारा जो है मेरे स्कूल टाइम में जाता है, क्योंकि मैं 10 किलोमीटर रोज़ जो चल के स्कूल जाता था, रेत के टिब्बे रास्ते में आते थे, तो मैं जॉगिंग करता था, जाके जहाँ पे मुझे ग्रास का पैच मिलता था वहाँ मैं खड़ा हो जाता था। तो वो मेरा स्टेमिना थोड़ा बहुत बना हुआ था। तो हुआ ये कि जो 300-400 जवान जो दौड़े, उसमें से मैं पर्ची लेके वापस आया। आते ही मैं थोड़ा बहुत अब सांस चढ़ा हुआ था, तो मैं आके लेट गया। तो ये जो 5 मील की क्रॉस कंट्री में आप दौड़े, तो क्या हुआ? आप पहले नंबर पर आए। क्या हुआ था उस रेस के बाद? हुआ ये कि रेस खत्म होने के बाद जब रात को दोबारा रोल कॉल हुई, अब मुझे नहीं मालूम कि मेरा कौन सा नंबर आया है, क्या है, 300-400 जवानों में से। तो वो जब रात को रोल कॉल हुई तो उन्होंने कहा जी नंबर 1 सो एंड सो, नंबर 2 सो एंड सो, नंबर 3 सो एंड सो, करते 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 उन्होंने कहा 6ठे नंबर पे मिल्खा सिंह। तो सडनली मुझे शॉक सा लगा। मैंने कहा ये क्या हो गया? अब देखो, जिस इंसान को कोई नहीं जानता है कि मिल्खा सिंह कौन है, कहाँ से आया है, मेरे साथ के कितने लोग वहाँ पे हैं। तो जब मैं बैरक में वापस गया तो जो मेरे साथ 30-40 आदमी रह रहे थे, उन सब ने मुझे कंधे पे उठा लिया। मिल्खा सिंह जी आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, हमारी बैरक का नाम ऊंचा कर दिया। तो ये थी मेरी शुरुआत। जिस आदमी को कोई नहीं जानता, सडनली उसका नाम आ जाए आगे, तो वो कहता है ये तो मेरे लिए, जिसने इतनी तकलीफें देखी हों, तो वो कहता है ये चीज़ तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर वो जो 10 आदमी थे उनको फर्दर ट्रेनिंग दी गई। तो वो ट्रेनिंग देने से ही जो हमारा उस्ताद, जो गुरु जो था हवलदार गुरदेव सिंह, उसने मुझे बताया कि इस क्रॉस कंट्री के बाद जो है एथलेटिक मीट होनी है। एथलेटिक मीट जो होती है उसके अंदर 20-25 इवेंट्स होते हैं। 100 मीटर है, 200 मीटर है, 400 मीटर है, 1500 मीटर है, 10,000 मीटर है, 5000 मीटर है, डिस्कस है, शॉट पुट है, लॉन्ग जंप है, कितने इवेंट्स हैं उसके अंदर। तो उसने मुझे बताया मिल्खा सिंह जी अब 400 मीटर दौड़ोगे? तो मैंने कहा जी 400 मीटर कितना होता है? उसने मुझे एक ट्रैक का निशान लगा के बताया, ऐसे खोल चक्कर। मैंने सोचा यार रोज़ का 5 मील 10 मील दौड़ाता है हमें ये,
तो 400 मीटर मेरे लिए क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। तो वो 400 मीटर उसने बताया, उन्होंने 50 रिक्रूट खड़े किए, भाई इनमें से जो फर्स्ट आ जाएगा उसको हम 400 मीटर के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा, आगे जब ट्रेनिंग देना शुरू की, मैं तो 400 मीटर में भी फर्स्ट आ गया क्योंकि स्टेमिना मेरे में था, तो वो 400 मीटर की मुझे ट्रेनिंग देना शुरू कर दी उन लोगों ने। तो ये थी चीज़ जबकि मिल्खा सिंह को आर्मी के अंदर जाके इस चीज़ का पता चला, सारी चीज़ का। जी, इसके बाद आपने नेशनल रिकॉर्ड बनाया और सन 1956 की अगर बात करें, मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक की अगर बात करें, तो उसमें सिलेक्ट होने के लिए किस तरह का संघर्ष करना पड़ा आपको? चाहे आपका फील्ड है या डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या स्पोर्ट्समैन हैं, किसी भी फील्ड में कोई आदमी है, जेलसी हर जगह में होती है, ये आप मानते हो ना। अब जब मैं नेशनल लेवल पे पहुंच गया तो जो लड़के पहले इंडिया में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे 400 मीटर के अंदर, उन लोगों को पता चला ये नया लड़का कहाँ से आ गया। तो वो फिल्म में भी दिखाया गया है कि उन लोगों ने मेरी टांगें तोड़ने की कोशिश की, मुझे जान से मारने की कोशिश की। रात को 12 बजे जब मैं सोया हुआ था, उन्होंने डंडे लेके मेरी टांगों पे मारे, मेरे पाँव पे मारे, मेरे सिर पे मारे। जब हाय हाय की आवाज़ आई, लोग उठे, उन्होंने लाइट जलाई तो उतने में वो भाग गए थे। अब मुझे तो मालूम था कि कौन लोग थे जिन्होंने ये काम किया। और हुआ ये कि नेक्स्ट डे सुबह जब रात को ये इंसिडेंट हुआ, तो सुबह ही हमारे ट्रायल थे मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, ओलंपिक गेम्स के लिए। तो उसमें वो लड़के भी दौड़ रहे थे मेरे साथ। अब मुझे डॉक्टर ने कहा और मेरे कोच ने कहा कि मिल्खा सिंह आपको बुखार है, मत दौड़ो, मर जाओगे। मैंने कहा चाहे मैं मर जाऊं मगर मैं दौड़ूंगा ज़रूर, मैंने इतनी मेहनत की हुई है। तो मैं दौड़ा, मैंने उन लड़कों को बीट किया और सिलेक्ट हुआ, मेलबर्न चला गया। तो मेलबर्न जाने के बाद मुझे पता चला कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होता है, 400 मीटर कैसे दौड़ी जाती है। जो अमेरिकन लड़का वहाँ फर्स्ट आया था, हालांकि मैं फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गया। जी, ऐसा क्या हुआ था कि आप फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गए? क्योंकि वहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो मुझे नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ इंडिया में हमारे ज़माना ऐसा था कि अगर आप अपनी सिस्टर से भी बात कर रहे हैं तो लोग आपको मारना शुरू कर देते थे। लड़की से बात करनी तो बहुत मुश्किल हुआ करती थी उस ज़माने के अंदर। आजकल तो ज़माना फ्री हो गया, मगर हमारा ज़माना कुछ और था। तो वहाँ पे जाके लड़कियों के चक्कर में पड़ गए। मेलबर्न गए तो जब मैं रेस हार गया तो मेरा कोच मुझे कहता है, मिल्खा ये काम आपका नहीं है, हिंदुस्तान ने आपको यहाँ भेजा है, इस चीज़ के लिए नहीं भेजा है। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने उस बात को बहुत महसूस किया जब मैं फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया। और फिर मेरे दिल में आग थी कि जो लड़का वहाँ पे अमेरिकन लड़का 400 मीटर के अंदर फर्स्ट आया था मेलबर्न ओलंपिक के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 56 में, मैंने कहा कि मैं उस लड़के के पास जाऊँगा। मुझे इंग्लिश नहीं बोलना आती थी, मैंने उसे इशारों में समझाया जाके, क्योंकि हम तो गाँव के पढ़े हुए हैं, ये इंग्लिश के स्कूल के थोड़े पढ़े हुए थे कि मुझे इंग्लिश टूटी फूटी थोड़ी बहुत बात समझाई मैंने उसको। तो वो लड़के को मेरे को मिलने की ख्वाहिश थी कि जो लड़का 400 मीटर में फर्स्ट आया, मैंने उसे ज़रूर मिलना है, उससे पूछना है कि उसका ट्रेनिंग शेड्यूल क्या होता है, वो क्या करता है, जो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है उसमें क्या खूबी क्या है उसमें। तो आपको मालूम है कि ओलंपिक विलेज होता है, यहाँ पे अमेरिका की टीम रह रही है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम रह रही है, यहाँ पे कनाडा की टीम रह रही है, यहाँ पे इंडिया की टीम रह रही है। तो सारी टीम जो होती हैं वो आसपास होती हैं, 2-2, 3-3, 5-5 मिनट की वॉक के ऊपर। अमेरिकन टीम हमारे इंडियन टीम के पास ही रह रही थी। तो मैं उस लड़के के पास चला गया। जब मैं गया तो उस लड़के के कमरे के बाहर फोटोग्राफर बैठे हुए हैं, प्रेस वाले बैठे हुए हैं। अब उसने गोल्ड मेडल जीता हुआ था, वो सारे उसकी इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए थे। तो जब मैं उसके कमरे के बाहर गया तो मुझे अब जानता ही नहीं वो मैं कौन हूँ क्या है। मुझे कहता है, यस जेंटलमैन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैंने कहा, माई नेम इज मिल्खा सिंह, आई वांट योर कोचिंग शेड्यूल। मैंने 3-4 बार उसको रिपीट किया। यू वांट माई कोचिंग शेड्यूल, बट आई हैव नो टाइम टुडे, कैन यू कम टुमारो। तो मैं उसी तरह से वापस चला गया, पास में तो रहते थे हम वहाँ पे। नेक्स्ट डे फिर पहुँच गया। अब मैंने उसे इशारों में बताया कि आई एम मिल्खा 400 मीटर। अब पूरी तो इंग्लिश में बोल नहीं सकता था। 400 मीटर। कहता यस, योर कोचिंग शेड्यूल। मैंने 2-3 बार उसे कहा तो वो समझ गया कि ये मेरा कोचिंग शेड्यूल चाहता है। तो मुझे कहता है कि व्हाट इज़ योर टाइमिंग इन 400 मीटर्स। तो उस टाइम मैं 48 सेकंड में दौड़ता था। मैंने कहा 48 सेकंड्स, वेरी गुड। वो दौड़ता था 46 सेकंड में। 2 सेकंड का फ़र्क, कम से कम 15-20 गज का फ़र्क था।
आपको मालूम है ओलंपिक गेम में तो फोटो फिनिश होती हैं सारी। तो उसने वो सारी बात समझ के मेरे से फिर उसने अपना प्रोग्राम मुझे लिखा कि मैं मंडे को क्या करता हूँ, ट्यूसडे को क्या करता हूँ, वेडनेसडे को क्या करता हूँ, कितनी क्रॉस कंट्री करता हूँ, कितनी हिल रनिंग करता हूँ, कितनी सैंड रनिंग करता हूँ, कितने स्टार्ट लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें उसने मुझे बतलाई। तो जब मैं वापस आया वो उसने लिख के दिया था वर्ल्ड रिकॉर्ड 400 मीटर का ये। तो रास्ते में मैंने अपने कोच से बात की प्लेन के अंदर, कहता मिल्खा ये विल पावर के बगैर ये चीज़ होने वाली नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विल पावर मिल्खा सिंह के अंदर थी, डेडिकेशन मिल्खा सिंह के अंदर थी। हुआ ये कि जब प्लेन लैंड किया दिल्ली में, मैंने लैंड किया तो नेशनल स्टेडियम में हमने जाना था ठहरने के लिए दिल्ली में, आजकल जिसे ध्यानचंद स्टेडियम कहते हैं, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। मैंने धरती माता की कसम खाई कि जब तक मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरा कोच आता था ट्रेनिंग देने के लिए, जिस दिन मैं उसके कहने से काम नहीं करता था वो रोना शुरू कर देता था, कहता था मिल्खा मैं कल यहाँ नहीं आऊँगा। रात दिन वो सोता नहीं था, उसके दिमाग में ये बात थी कि मैंने मिल्खा सिंह से वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ाना है और मिल्खा सिंह में हिम्मत है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता है। जब मैं गिर जाता था बेहोश होके, ब्लड वॉमिट करता था, यूरिन के जरिए ब्लड जाता था, तो दूसरे लड़के छोड़ के अलग बैठ जाते थे। वो कहते कोई साहब हमने नहीं मरना है, ये मरता है तो मरने दो। तो कोच मेरे कानों में ये कहता था मिल्खा सिंह उठो एक और लगानी है। मैंने कहा कोई साहब मुझे तो वोमिटिंग हो रही है, मुझे मेरा तो बुरा हाल है, तो आप कह रहे हैं कि एक और लगानी। कहता नहीं एक और लगानी है, वही चीज़ जो आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ाएगी। तो जब मैंने एक और लगानी तो फिर वोमिटिंग होनी और बेहोश पड़े रहना मैंने कितनी देर। और रोज़ का ये काम था। मैं कहता था किसी दिन भगवान मुझे बचा ले, मैं भगवान के हाथ जोड़ता था कि मैं नहीं दौड़ूंगा आगे से, मुझे बचा ले आज, क्योंकि रोज़ ही बेहोश हो जाता था। मगर इरादा इतना मजबूत था, विल पावर इतनी थी मेरे में कि मैंने ये काम करना ही करना है। उसका क्रेडिट मैं अपने कोच को देता हूँ, उसका क्रेडिट मैं आर्मी को देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक याद है कि मैंने तिरंगा झंडा लहराना था USA के अंदर, मिशिगन के अंदर, मुझे अभी तक याद है। वहाँ पे करीबन 35,000 इंडियन इकट्ठा हुआ था। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं मिल्खा सिंह यहाँ पे आए और आके तिरंगा झंडा, 15 अगस्त की बात है, ये करीबन कोई 6-7 साल पहले की बात है। तो मुझे पता चला कि वही कोच जो मुझे ट्रेनिंग देता था रणबीर सिंह, कि वो बीमार है और मिशिगन में रह रहा है करीबन कोई 10-15 मिनट की ड्राइव के ऊपर। तो मैंने गाड़ी भेजी, कार भेजी, मैंने कहा उसको वहाँ से लेके आओ। वो कोच को लेके आए। जब मैं स्टेज पे बोल रहा था तो कोच आया व्हील चेयर पे वहाँ पे, और मैंने 35,000 इंडियंस के सामने रणबीर सिंह को ऐसे उठाया कुर्सी से, जोर से लिफ्ट किया, अपने कंधे पे लाया। मैंने कहा दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आज दुनिया में मिल्खा सिंह का नाम मशहूर है तो इसका क्रेडिट जो है इस कोच को, रणबीर सिंह को जाता है। लोगों ने बड़ी क्लैपिंग की उसके लिए, बड़ी क्लैपिंग की, कहा कि ये आदमी है जिसने मुझे बनाया। तो ये होती है विल पावर और ये होती है मेहनत। मिल्खा सिंह जी, आपकी मेहनत, आपका जज्बा, आपका जुनून कि इंडिया के लिए आपने गोल्ड मेडल लाना है, आप जी तोड़ मेहनत कर रहे थे और फिर आपको आपकी मेहनत का फल मिला जब सन 1958 में आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीता। स्वतंत्र भारत के आप पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बने। तो कैसा महसूस हुआ था आपको जब आपने पहला गोल्ड मेडल हासिल किया? बड़ी आपने अच्छी बात पूछी है। मैं जिंदगी में, मैंने आपको बताया भी, 4-5 बार रोया, 3 बार गमी के आंसू और 2 बार खुशी के आंसू। गमी के आंसू के बारे में मैंने आपको बता दिया, जब मेरे माँ बाप मारे गए तब रोया। दूसरी बार रोया जब रोम ओलंपिक के अंदर मैंने गोल्ड मेडल मिस किया। वो जिंदगी भर जो चीज़ है मरते दम तक कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि मैंने दुनिया के अंदर 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी थी और 77 जीती। 77 टाइम मैंने तिरंगा झंडा ऊंचा लहराया और नेशनल एंथम बजाया। रोम ओलंपिक में जाने से पहले ये रेसेस मैंने दौड़ी थी और उसमें ये था कि दुनिया का हर आदमी ये जानता था, क्योंकि मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड बन चुका था सारी दुनिया में। जहाँ भी दौड़ता था, पेरिस में दौड़ा मिल्खा सिंह जीत गया, लंदन में दौड़ा मिल्खा सिंह जीत गया, मॉस्को में दौड़ा मिल्खा सिंह जीत गया, USA में दौड़ा मिल्खा, हर जगह जीतता जा रहा था। तो लोग ये कहते थे कि 400 मीटर रोम ओलंपिक में अगर कोई जीतेगा तो डेफिनेटली मिल्खा सिंह इंडिया का जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता। तो उस रात को मैं बहुत रोया। रेस में थोड़ी सी गलती हो गई और 15 साल की मेहनत पे पानी फिर गया। जी, ऐसा क्या हुआ था उस रेस में, क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड से आप पिछड़ गए थे?
हालांकि पुराना ओलंपिक का जो रिकॉर्ड था वो आपने तोड़ा, फिर भी जो ओलंपिक मेडल था वो आपके हाथों से फिसल गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो होती है कि दौड़ने से पहले आपकी लेन्स निकलती हैं कि फर्स्ट लेन में कौन दौड़ेगा, सेकंड में कौन दौड़ेगा, थर्ड में कौन दौड़ेगा। हमारे ज़माने में 6 आदमी फाइनल में दौड़ते थे, मैं फाइनल में आ गया था। तो हर एक आदमी को लेन जो है वो आपके मुकद्दर के मुताबिक मिलती है। अगर ये सोचें आपके भी मैं फर्स्ट लेन में दौड़ूं, ये नहीं हो सकता। तो मुझे 5वीं लेन मिली। अब जो आदमी अच्छे दौड़ने वाले थे, मेरे साथ दौड़ने वाले थे, वो मेरे पीछे थे, वो मुझे देख सकते थे, मैं उनको देख नहीं सकता था पीछे से। तो जब 250 मीटर में मैं पहुंचा, अभी 150 मीटर और रहता था, 400 मीटर की रेस थी, तो 250 मीटर के ऊपर मैं रेस को लीड कर रहा था और सबको मालूम था कि मिल्खा सिंह जीतेगा। तो सडनली मेरे दिमाग में ये बात आई जब मैं 250 मीटर पे था कि मिल्खा आप बहुत तेज दौड़ रहे हो सकता है कि आप ये रेस खत्म ना कर पाओ। तो जिस रिदम के अंदर, जिस स्पीड के अंदर मैं जा रहा था, उसको मैंने ब्रेक दिया। तो वहीं पे मिल्खा सिंह की और इंडिया की किस्मत का सितारा जो था वो डूब गया। अगर मैं स्पीड में ब्रेक नहीं देता तो सवाल ही पैदा नहीं होता था मिल्खा सिंह का गोल्ड मेडल ना होता। तो वो गलती जो रेस में हुई है उसको मैं जिंदगी भर मरते दम तक कभी नहीं भूल सकता। तो वो गलती थी, मैंने कोशिश की बाद में उनको पकड़ने की, मगर एक बार जब आप स्पीड तोड़ दो उसको दोबारा पिकअप करना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। तो ये थी कि जो रोम ओलंपिक वाली जीत थी उसके अंदर मैं रोया। आपके ऊपर जो फिल्म बनी भाग मिल्खा भाग, तो क्या ये फिल्म कहीं ना कहीं आपको उस पुराने दौर में वापस ले गई? सुना है आपने केवल 1 रुपए में वो फिल्म की कहानी आपने राकेश ओम प्रकाश मेहरा को दी, उसके पीछे क्या कारण थे? मैं आपको बता रहा था कि तीसरी बार रोया जब मैंने अपनी फिल्म देखी। फिल्म जो इन लोगों ने बनाई है कमाल की बनाई है। अब जहां भी मैं जाता हूं, जितनी भी यंगर जनरेशन जो है हिंदुस्तान की, वो इतनी इंस्पायर हुई है इस फिल्म से कि हर आदमी मिल्खा सिंह बनना चाहता है। मजा आ गया। और मैं ये सोचता था जब ये फिल्म लेने के लिए यहाँ पे आए थे, ये डायरेक्टर बॉम्बे से मेरी स्टोरी लेने के लिए आए, किसी ने कहा जी हम आपको 1 करोड़ दे देंगे, किसी ने कहा जी हम 2 करोड़ दे देंगे, और किसी ने कहा कि जब फिल्म चलेगी हम इतना दे देंगे। तो मेरा बेटा भी यहाँ बैठा था, 3-4 डायरेक्टर जो बैठे थे वो आए थे बॉम्बे से स्टोरी लेने के लिए। तो मेरा बेटा कहता पापा मैंने 1 सेकंड के लिए आपसे बात करनी है। तो वो मुझे कमरे में अंदर ले गया, मुझे कहता है पापा अगर स्टोरी देनी है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा को देनी है। मैंने कहा बेटे क्या बात है, वो तो और देनी है तो 1 रुपए में देनी है, मुझे कहता है। मैंने कहा तेरी बात मुझे समझ नहीं आई कि आजकल पैसा कौन छोड़ता है इस जमाने में, पता नहीं इन लोगों ने कितना इस मूवी से कमाना होगा, क्या करना होगा, तो वो आपको पैसे दे रहे हैं। नहीं पापा, अब बात ये थी कि मैंने तो 1960 के बाद कोई फिल्म देखी नहीं, ना ही मुझे मालूम था कि डायरेक्टर कौन अच्छा है, एक्टर कौन अच्छा है, प्रोड्यूसर कौन अच्छा है, मुझे इस चीज के बारे में कुछ मालूम नहीं। 60 से पहले फिल्म जरूर देखी थी, राज कपूर की देखी, अशोक कुमार की देखी, देवानंद की देखी, आपके नूर जहां हुआ करती थी उसकी देखी, सुरैया थी उस टाइम उसकी देखी। मगर ये आजकल के जो बच्चे चले आ रहे हैं फिल्म स्टार, वो तो मैंने कभी देखे ही नहीं। 60 के बाद कभी नहीं देखी फिल्म मैंने। तो वो मेरे बेटे का डिसीजन था। आपको मालूम है कि मेरा मिल्खा सिंह का बेटा भी इंटरनेशनल फेम का गोल्फर है। जी हाँ, जीव मिल्खा सिंह। हाँ, जीव मिल्खा सिंह। उन्होंने भी गोल्फ में भारत का नाम रोशन किया है। तो वो उसको राकेश ओम प्रकाश मेहरा के बारे में मालूम था, क्योंकि उसने रंग दे बसंती फिल्म देखी थी। तो कहता है पापा बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और इसी को देनी है स्टोरी हमने। तो ये उसका डिसीजन था, उसका फैसला था, और ये दी गई राकेश ओम प्रकाश मेहरा को और 1 रुपए में स्टोरी दी गई। तो तब मैं आपको बता रहा था कि फिल्म देख के जो मैं रोया, क्योंकि जिंदगी के अंदर हर इंसान में वीकनेसेस होती हैं। मैंने उस फिल्म के अंदर हर एक चीज जो वीकनेस मिल्खा सिंह के अंदर थी वो मैंने पर्दे पे ला दी। चोरी मिल्खा सिंह ने की, जेल में मिल्खा सिंह रहा, टांगे मिल्खा सिंह की तोड़ी गई, क्या क्या चीजें मिल्खा सिंह के साथ हुई, वो सारी चीजें मैंने कार्टून पे ला। मिल्खा सिंह जी, आपने बताया कि आप ट्रेन में बिना टिकट सफर करते हुए पकड़े गए थे, आपको जेल जाना पड़ा। ऐसा क्या हुआ था कि आपको बिना टिकट ट्रेन में सफर करना पड़ा? बिल्कुल सही बात है, ट्रेन में पकड़ा गया था, 15 दिन जेल में भी काटे मैंने। और फिर मेरी सिस्टर ने, आपको फिल्म में भी आपने देखा होगा कि मेरी सिस्टर ने कान की बालियां बेच के और उसने आके मुझे जुर्माना, पता नहीं उस टाइम 5 रुपए था या 2.5 रुपए था, मुझे अभी वो चीज़ें याद नहीं है, मगर फिर भी वो मेरी सिस्टर ने आके मुझे छुड़ाया था वहाँ। तो ये था, जो कुछ भी कराता है ये पेट जो है इंसान को वही करवाता। मिल्खा सिंह ट्रैवल कर रहा था बिकॉज मिल्खा सिंह के पास पैसा नहीं था। मिल्खा सिंह ने चोरी की बिकॉज ऑफ ये पेट की खातिर, रोटी खाने के लिए नहीं थी। तो ये चीजें जो होती हैं वो आदमी को जिंदा ऊपर उठाती हैं
कि नहीं मिल्खा सिंह तूने ये चीजें की हुई हैं, अब क्या है, करो, बढ़ो आगे जिंदगी में। तो अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर आपके पहले गोल्ड मेडल जीतने की। जब सन 1958 में आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीता, स्वतंत्र भारत के आप पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बने, तो कैसा महसूस हुआ था आपको जब आपने पहला गोल्ड मेडल हासिल किया? मुझे याद है कि 1958 में जब मैंने गोल्ड मेडल जीता, क्वीन आई मेरे गले के अंदर गोल्ड मेडल डाला कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, और 1 लाख अंग्रेज स्टेडियम के अंदर बैठा था। जब नेशनल एंथम बजा, क्वीन आई गले में गोल्ड मेडल डाला, विक्ट्री स्टैंड पे जब कहा गया मिल्खा सिंह इंडिया फर्स्ट, तो तिरंगा झंडा ऊपर जा रहा है, नेशनल एंथम बज रहा है, सारे अंग्रेज स्टेडियम के अंदर खड़े हैं और खुशी के आंसू अपने आप मेरी आंखों में से नीचे गिर रहे थे। और मैं ये सोच रहा था कि मिल्खा, आज सही मायने में तूने अपने देश का तिरंगा झंडा ऊपर किया है और देश का नाम ऊंचा किया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि वो ज़माना ऐसा था कि मैंने 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी हैं और 77 जीती हैं, मुझे किसी ने एक धेला नहीं दिया। आज का ज़माना ये है कि मेरे पास 6-7 गोल्ड मेडल एशियन गेम्स के हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल है, वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने तोड़ा है, कितनी मैंने दुनिया भर में इंटरनेशनल रेसेस जीती हैं, मगर मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया। और आज आप एक गोल्ड मेडल एशिया में से लेके आ जाते हैं और करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। पीवी संधू है, देखो उसको कितना पैसा मिल रहा है, और वो हमारी साइना नेहवाल है, उसको कितना पैसा मिला है, कितने बॉक्सर हैं उनको कितना पैसा मिला है, रेसलर हैं उनको कितना पैसा मिला है। हम सिर्फ 3 स्पोर्ट्समैन ऐसे थे जिनको जिंदगी में कुछ भी नहीं मिला, ना मेजर ध्यानचंद को मिला, ना लाला अमरनाथ जो फर्स्ट क्रिकेट कैप्टन थे। लाला अमरनाथ मेरे साथ ट्रैवल करते थे, ध्यानचंद मेरे साथ ट्रेनिंग करते थे। लाला अमरनाथ मुझे बताया करता था कि मिल्खा, मुझे मैच खेलने के 2 रुपए मिलते थे और 3rd क्लास में नीचे ट्रेन में सो के जाते थे, मेरे साथ नीचे दरी बिछा लेनी और उसके ऊपर सो के मद्रास जा रहे हैं या हैदराबाद जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो थीं उस ज़माने में थी। तो मैं आपको बता रहा था कि जब मैं वहाँ पे फर्स्ट आया, तो उसके बाद जब क्वीन चली गई तो वहाँ पे एक लेडी बैठी थी, वो भी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि वो साड़ी वाली लेडी थी, बॉब्ड हेयर लेडी। तो वो लेडी जब क्वीन गोल्ड मेडल डाल के चली गई तो मैं विक्ट्री स्टैंड से नीचे उतरा तो एक लेडी सामने वीआईपी गैलरी में दौड़ी आ रही, मिल्खा जी, मिल्खा जी, मिल्खा जी, आपने कमाल कर दिया। तो पंडित जी का मैसेज आया। अब मुझे नहीं मालूम कि ये लेडी कौन है, क्या है। वो मुझे अपने आप इंट्रोड्यूस करती है कि मैं जी पंडित जी की बहन हूँ, मेरा नाम विजय लक्ष्मी है, मैं हाई कमिश्नर हूँ यहाँ पे। और पंडित जी ने पूछा है, मैसेज आया पंडित जी का, क्योंकि हमारे ज़माने में ना तो टीवी था, ना ये मोबाइल थे, कुछ भी नहीं था। 58 की बात सुना रहा हूँ मैं आपको। जी, पंडित जी का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही बात है। तो फिर उसने मुझे पंडित जी का मैसेज दिया कि पंडित जी ने पूछा है कि मिल्खा से पूछो उसको क्या चाहिए। अगर मैं चाहता तो मैं कहता जी 200 एकड़ ज़मीन मुझे यूपी में दे दो, 200 एकड़ ज़मीन मुझे दिल्ली में दे दो, 2-3 कोठियाँ मुझे दिल्ली में डलवा दो। तो पंडित जी के लिए बड़ी मामूली बात थी। मगर हमारा ज़माना ऐसा था कि हमें मांगते हुए शर्म आती थी। और मैंने क्या मांगा आपको मालूम है इस चीज़ का? वो आपने फिल्म में शायद नहीं देखा। मैंने कहा था कि एक दिन के लिए सारे देश में छुट्टी कर लो। तो वो छुट्टी हुई, सब खुश हुए इस बात पे, मैं प्राउड महसूस कर रहा था। तो उस टाइम मेरे खुशी के आंसू गुजरे। जी, मिल्खा सिंह से फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह बनने के पीछे क्या कहानी है, किसको श्रेय देना चाहेंगे और कितना सुकून मिलता है आपको अपने नाम के आगे फ्लाइंग सिख लगने से? इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि आज अगर दुनिया भर में मिल्खा सिंह का नाम मशहूर है एज फ्लाइंग सिख, तो इसका क्रेडिट मैं जनरल अयूब को देता हूँ। वो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के 60 के अंदर, जब मैंने अब्दुल खालिक को पाकिस्तान के अंदर हराया, जहाँ पे मुझे फ्लाइंग सिख का खिताब मिला। और ये पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया। कि जब लाहौर में फ्लाइंग सिख का खिताब मिला तो इट वॉज वेरी ग्रेट थिंग। तब भी मैं खुशी के आंसू रोया था। स्टेडियम भरा हुआ था और लोग देख रहे थे कि मिल्खा सिंह खुशी से रो रहा है। जी, एक किस्सा ये भी बहुत ही मशहूर है कि आप ट्रेन के साथ दौड़ लगाया करते थे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया कि ट्रेन के इंजन को पीछे छोड़ना है और दौड़कर आगे निकल जाना है? हाँ, ये सही बात है। जब सिकंदराबाद में मैं ट्रेनिंग किया करता था तो वहाँ पे छोटी लाइन जो होती है ना, छोटी लाइन पे वो गाड़ी चलती थी। तो उस ड्राइवर को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ कि जब मैं ट्रेन के साथ, इंजन के साथ भागता था
तो वो ड्राइवर मुझे कहता था आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, क्योंकि उसको तो मालूम नहीं था कौन दौड़ रहा है, मिल्खा सिंह है या कोई आदमी है, मगर वो हिम्मत कर रहा है ट्रेन के इंजन के साथ दौड़ने के लिए। तो वो जब गाड़ी ऊपर चढ़ती थी तो उसी तरह मैं भी चढ़ाई पे चढ़ता था। तो ये सही बात है कि मैं रेल के साथ दौड़ता था और मुझे उससे बहुत उत्साह मिला, उससे मुझे बहुत शाबाशी मिली, तो ये बड़ी अच्छी बात थी। जी मिल्खा सिंह जी, आपने पार्टीशन का वो दर्द हमारे साथ साझा किया। तो जब आप पाकिस्तान गए, वहाँ आपको फ्लाइंग सिख का खिताब मिला, तो अपने गांव भी आप होकर आए थे? बिल्कुल सही बात है कि आपने देखा होगा जो लड़का मेरे साथ जाता था पढ़ने के लिए, तो उसके माँ बाप तो मार दिए गए थे, मगर उस बच्चे को, वो बच्चा बच गया था, उस बच्चे को मौलवी ने पाला, मौलवी ने पाला और उसने उसी वहीं पे उसकी शादी की, उसके बच्चे भी वहाँ पे हैं। अब तो उसके बाद तो ना मोबाइल पे बात हुई है 60 के बाद, तो ना ही उससे कोई ऐसा कनेक्शन हुआ है, पता नहीं जिंदा है कि नहीं है, मगर वो लड़का मेरे साथ था। जी मिल्खा सिंह जी, है तो थोड़ा पर्सनल, अपनी शादी के बारे में बताएं। सुना है काफी संघर्ष करना पड़ा था आपको निर्मल कौर जी से शादी करने के लिए। कब, कहां और कैसे आपकी मुलाकात मैम से हुई थी? आपने ठीक पूछा है कि हमारी मुलाकात जो थी वो 1954-55 में सिलोन में हुई थी। उस टाइम सिलोन था, आजकल श्रीलंका कहते हैं उसे, क्योंकि ये उस टाइम इंडिया वॉलीबॉल लड़कियों की टीम की कैप्टन बन के गई हुई थी और मैं एथलेटिक टीम में गया हुआ था वहाँ दौड़ने के लिए। तो एक इंडियन था वहाँ पे, सरदार जी थे, वो ईरान के रहने वाले थे और उनका चाय का बिजनेस था। तो जब वो ईरान वाले को पता चला कि इंडिया की 2 टीमें यहाँ पे आई हुई हैं, वॉलीबॉल की लड़कियों की टीम है और दौड़ने वाली टीम आई हुई है, तो उसने अपने घर हमें खाने पे बुलाया। तो जब खाने पे बुलाया तो वहाँ पे लड़कियों के साथ हमारी मुलाकात हुई, तो आपस में बातें कर रहे थे, आप कहाँ हो, मैंने कहा मैं आर्मी में हूँ। तो लड़कियों से बातें हुई तो कोई कहने लगी मैं फ़लाने कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैं फ़लाने कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो इन्होंने मुझे बताया कि ये फिज़िकल एजुकेशन कॉलेज पटियाला जो है उसमें पढ़ा करती थी। तो फिर वो एक दूसरे का नंबर पूछने शुरू किए, भी आपके पास टेलीफोन है? मैंने कहा जी मेरे पास तो टेलीफोन आर्मी में है नहीं, अगर आपके पास कोई टेलीफोन है तो आप मुझे नंबर दे दीजिए, कोशिश करूँगा बात करने के लिए। तो वो फिर नंबर जो था मैंने इनके हाथ पे लिखा, जो आर्मी वाला नंबर था, तो वो भी अगर मेरे कंपनी कमांडर को वो पहले ये टेलीफोन करती, फिर वो मुझे बुलाते, फिर बात करवाते, फिर बात थी। तो वो तो बात हुई नहीं। उसके बाद मैं चला गया सिकंदराबाद अपने वापस, तो ये चली गई अपना पटियाला जहाँ पढ़ती थी। तो दोबारा जब पटियाला में हमारा कैंप लगा, ये 54-55 की बात है, तो फिर इनका जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ने कहा कि मिल्खा सिंह को हम कॉलेज बुलाएंगे। तो उन्होंने मुझे इज़्ज़त मान देने की कोशिश की। तो वहाँ पे जब मैं गया तो ये सामने लड़कियाँ बैठी, तो वहाँ पे ये भी बैठी थी। तो दोबारा वहाँ पे इनके साथ मुलाकात हुई, तो वो फिर दोबारा वहाँ से ये चीज़ सारी चली। तो धीरे 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 फिर आपस में हमने मिलना जुलना शुरू किया। तो फिर सब चीज़ टूट गई। 56 के बाद मुलाकात नहीं हुई। तो फिर इनके साथ मुलाकात जो हुई 1960 के अंदर, जब मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, तो ये भी एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आके इन्होंने भी ज्वाइन किया। तो वहाँ से फिर दोबारा ये चीज़ पैदा हुई। उसमें ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियाँ आईं और आके चली गईं। जो दोबारा ये चीज़ रिवाइव हुई तो फिर उसके बाद ये बात बनी। तो आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वो ज़माना ऐसा था कि आप हिंदू हैं तो आप सिखों में नहीं शादी करना चाहते थे, मैं सिख हूँ तो मैं हिंदुओं में शादी नहीं करना चाहता था। हमारे ज़माने में ये चीज़ें बहुत चलती थी। तो ये क्रेडिट जो है मैं कैरों साहब को देता हूँ, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के थे। उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को बुलाया और कहा कि तुम यार पढ़े लिखे आदमी हो, तो वकील हो, तुम एडवोकेट हो, और तुम ये चीज़ों में पड़ गए हो कि वो सरदार है, मैं नहीं शादी करना चाहता, मेरी बिरादरी वाले क्या कहेंगे। और मेरी सिस्टर जो थी अकेली, जो आपको बताया बच के आई थी, वो कहती थी आपको इतने सरदारों की लड़की मिलती हैं तो आप हिंदुओं में क्यों शादी करना चाहते हैं। तो उस ज़माने में ये चीज़ें चलती थी। मगर ये कैरों साहब थे जो बीच में आए, ही वाज चीफ मिनिस्टर। तो मेरे फादर इन लॉ को कहा कि नहीं, आप गलती कर रहे हो, आप कहते हो मेरी बदनामी होगी, अगर ये जाके कोर्ट में मैरिज करा लेंगे तब बदनामी नहीं होगी। तो फिर शादी के लिए माने, बाकायदा सरदारों में के अंदर भी जिस तरह से होती है शादी उस तरह से भी फेरे हुए, फिर हिंदू रिवाजी से भी सारा काम हुआ। तो इस तरह से हमारी मैरिज हुई। आप जब फौज में थे तो रेडियो सुना करते थे? हाँ, ऑल इंडिया रेडियो में बहुत सुनता रहा हूँ मैं। ऑल इंडिया रेडियो पे गाने सुना करता था।
सिलोन से आया करता था, मुझे अभी तक याद है। और वो मोहम्मद रफ़ी के और लता के गाने बैठ के सुना करते थे आर्मी के अंदर, क्या खुश हुआ करते थे जी। मैं बधाई देना चाहता हूँ ऑल इंडिया रेडियो को। और ये ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि प्रेस वाले जो हैं, जब भी मैं सुबह उठता हूँ या जब भी मैं टीवी देखता हूँ, वो हमेशा क्रिकेट ही क्रिकेट आती है वहाँ पे। अखबार खोल के देखता हूँ तो क्रिकेट की फ़ोटो छपी हुई है। अरे भाई, दुनिया में और भी गेम्स हैं, मैं क्रिकेट के खिलाफ नहीं हूँ। अभी मैं विराट कोहली के फंक्शन पे होके आया हूँ बॉम्बे में, उन्होंने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, मुझे खुशी हुई, मैंने उस बच्चे की तारीफ़ की, उसने मेरे पाँव छुए। मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ प्रेस वालों से कि एथलेटिक नंबर 1 मानी जाती है सारी दुनिया में, उसके बाद फुटबॉल आता है, उसके बाद हॉकी आती है, उसके बाद कितनी गेम्स और हैं, जिम्नास्टिक आती है, स्विमिंग आती है, कितनी गेम्स और आती हैं, 20 गेम्स और हैं। मगर मैं उनकी कभी ना मैं टीवी पे देखता हूँ, कभी कभी देखता हूँ तो फुटबॉल दिखा दिया, कभी कभी हॉकी दिखला दी, कभी एथलेटिक दिखा दी। नहीं, आप टीवी पे क्रिकेट दिखलाते हो और सारी जनरेशन जो है आज वो क्रिकेट में जा रही है, दूसरी गेम सारी भूल गई। मिल्खा सिंह जी, आज बहुत से हमारे सुनने वाले ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, खास तौर पर हमारी यंग जनरेशन जो आपकी तरह ही एथलीट बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये सही बात है कि हम लोगों ने जो अपने देश के लिए करना था वो कर दिया। मेजर ध्यानचंद जी थे, लाला अमरनाथ जी थे, मैं था, मेरे साथ और भी कुछ नौजवान थे जिन्होंने मेडल जीते देश के लिए, वो तो करके चले गए। मगर अब देश का तिरंगा झंडा लहराना या देश की इज्जत को आगे बढ़ाना, यह हमारी यंग जनरेशन का काम है। तो मैं आने वाली जनरेशन जो आ रही है, आगे बढ़ रही है, उनसे ये कहना चाहता हूँ, देश की इज्जत सबसे पहले है, देश का तिरंगा झंडा सबसे पहले है, देश का नेशनल अंथम सबसे पहले है। उसको, तिरंगे झंडे को आपने ऊंचा रखना है, नेशनल अंथम हर फील्ड में बजाना है। कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे देश की बदनामी हो। क्योंकि मैं सुनता रहता हूँ कि क्रिकेट के अंदर है या कुछ गेम्स के अंदर ऐसे है कि मैच फिक्सिंग हो जाती है, लोग पैसा लेके हार जाते हैं, पैसा लेके जीत जाते हैं। तो मैं यही एडवाइस करूँगा बच्चों से, बच्चों, देश की इज्जत सबसे पहले है। पैसा तो आप फिर भी कमा लेंगे, मगर एक बार देश की इज्जत चली जाएगी, वो दोबारा वापस आने वाली नहीं है। तो आगे बढ़िए, आपने देश की इज्जत का ध्यान रखना है। मिल्खा सिंह की आपको एडवाइस है, मेहनत के बगैर, विल पावर के बगैर, डेडिकेशन के बगैर कोई भी इंसान किसी फील्ड में भी, चाहे आपने मिल्खा सिंह बनना है, चाहे आपने ध्यानचंद बनना है, या लाला अमरनाथ बनना है, या सचिन तेंदुलकर बनना है, या विराट कोहली बनना है, किसी भी फील्ड में आपने जाना है, जब तक आपके अंदर विल पावर नहीं होगी, इरादा मजबूत नहीं होगा, तब तक आगे आपका बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो मेरी एडवाइस यही है, आपने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या किसी भी फील्ड में जाना है, उनके मैं माँ बाप से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा बेटा है आज इंटरनेशनल फेम का गोल्फर है, सारी दुनिया में उसका नाम है। ये पहली फैमिली है जिस घर के अंदर 2 पद्मश्रीज है, मेरे बेटे के पास है और मेरे पास है। मेरा बेटा, हम नहीं चाहते थे वो स्पोर्ट्स में जाए, मेरी बीवी भी नहीं चाहती थी और मैं भी नहीं चाहता था। उसकी वजह ये थी कि हम सोचते थे कि हमारे ज़माने में हमें कुछ नहीं मिला, तो हमारा बेटा अगर फील्ड में जाएगा तो क्या करेगा जाके स्पोर्ट्स के अंदर। तो हम इसको डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे, मगर बच्चे की डेस्टिनी होती है। ये मुझे कहने लगा कि मैंने तो गोल्फ खेलनी, तो मैंने बहुत कोशिश की, यहाँ से इसका स्कूल भी छुड़वाया, यहाँ से चंडीगढ़ से मैंने इसको शिमला भेजा BC स्कूल के अंदर, मगर फिर भी आने के बाद इसने वो गोल्फ की लत जो थी इसके दिमाग में थी, वो चलती रही। तो मैंने कहा चलो फिर अगर गोल्फ खेलनी है चलो। तो मैं 6 घंटे बैठ के इसके पास बॉलें मरवाया करता था, इसके हाथों में से खून निकलता था। मैं ये मैसेज बच्चों के माँ बाप हैं उनको ये मैसेज दे रहा हूँ कि आपका बच्चा किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, जाने दीजिए, मगर उसमें जितना बच्चा हार्डवर्क करता है उससे डबल मेहनत जो है माँ बाप को करनी पड़ती है। बच्चे की ज़िंदगी तब जाके बनती है। तो आज मेरे बच्चे की मिसाल आपके सामने है। आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे अगर बढ़ना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, उनकी हेल्प कीजिए, उनको जाने दीजिए, आगे बढ़ें और अपने देश का नाम जो है वो ऊंचा रखें। जी बिल्कुल मिल्खा सिंह जी, आप जिंदगीनामा प्रोग्राम का हिस्सा बने। आपने अपनी जिंदगी से जुड़ी तमाम बातें हमारे सुनने वालों के साथ, हमारे साथ शेयर की। जिंदगीनामा प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि जितने और स्पोर्ट्समैन हैं, मिल्खा सिंह की तो लाइफ आपने बता ही दी, लोगों ने सुन ली, मगर मैं ये चाहता हूँ कि जो पिछले स्पोर्ट्समैन रहे हैं
उनकी कहानी इन बच्चों को बताओ, और जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनकी कहानी, जैसे पीवी संधू है, साइना नेहवाल है, विराट कोहली है, और जितने स्पोर्ट्समैन हुए हैं, सचिन तेंदुलकर है, तो इनके सबके बताइए उनकी कहानी बच्चों को, ताकि वो बच्चे सुने, आगे बढ़ें और आगे बढ़ के देश का नाम ऊंचा करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।